आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। जब भी आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो वो एक साल पीछे का होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश कब किया गया, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो यह जो है 31 जनवरी 2025 को 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जो है बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट अगर 1 फरवरी को पेश किया गया है तो उससे एक दिन पहले जो है सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया है, 31 जनवरी 2025 को। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो ये पेश किया गया है तो वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभार द्वारा जो है ये तैयार किया गया है। और नोट में क्या है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो 1950-51 में जो है पेश किया गया है। और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। यानी जब आम बजट होता था तो उसके साथ ये भी पेश हो जाता था, लेकिन अब एक दिन पहले है ना कि पहले ये सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, एक दिन बाद जो है बजट पेश किया जाएगा। तो ये 1964 के बाद से ये हुआ है। अब हम देखते हैं इधर जो कुछ बॉक्सेस में दिया हुआ है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक समीक्षा जो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया उसमें वित्तीय वर्ष हम देखें 2023-24 का अंतरिम अनुमान जो रहा, तो जीडीपी में वृद्धि कितना मतलब ये अनुमान किया गया तो 8.2%। 23-24 में लास्ट अंतरिम अनुमान 8.2% जीडीपी में। वहीं जो है 2024-25 में जो है 24-25 से पहला अग्रिम अनुमान 6.4% का रखा गया है। वहीं 2025-26 में अपेक्षित क्या रखा गया है कि 6.3 से 6.8% का जो है जीडीपी में वृद्धि हो सकता है। तो ये अनुमान एक बार जो है देख लेना है। यहाँ भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में दिया हुआ है, तो वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां है, बस एक बार देख लेना है। सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 6ठा है, निर्माण सेवाओं में 8वां है, विदेश मुद्रा भंडार में 4था है। तो ये देखना है कि विदेश मुद्रा भंडार में कौन सा स्थान है भारत का, तो ये 4था है। सीमेंट उत्पादन में 2रा है, वहीं वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6ठा, दवा उद्योग में जो है मात्रा के हिसाब से वही 3रा है, और रेलवे नेटवर्क में 4था है। तो 2-3 पे ज्यादा ध्यान देना है। वैश्विक सेवा निर्यात में कौन सा 7वां, विदेशी मुद्रा भंडार में 4था, और एक जो है सीमेंट उत्पादन में 2रा, और एक दवा उद्योग जो है उसमें 3रा स्थान है भारत का। यहाँ से फिगर वाला एक डेटा देख लेते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर ऊपर जो बॉक्स में दिया हुआ है, फिगर से देख लेने से बस माइंड में रहता है कि 23-24 में कितना है 1.2% का जो है अंतरिम अनुमान लगाया था ना भाई। 2023-24 में कितना 8.2%, 24-25 में 6.4%। बस ये जो बनाया हुआ है ये चार्ट जो बनाया हुआ है उससे थोड़ा ध्यान रहता है एग्जाम में, कैसे ऐसे गिरते हुए था फिर बढ़ गया था। तो 2023-24 में 8.2% जीडीपी वृद्धि दर, 2024-25 में 6.4%, और 25-26 में अंतरिम अनुमान जो लगाया गया, अपेक्षित अनुमान जो लगाया गया 6.3 से 6.8%। तो ये जीडीपी वृद्धि दर है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, तो 6.4% रहने का अनुमान है। तो अगर एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, तो जब रियल जीडीपी पूछेगा यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, तब उसमें वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है 6.4% का रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो वित्त वर्ष 2024 में 4.9% हो गया है। सीपीआई कितना हो गया वित्त वर्ष 2024 में 4.9% हो गया है। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुआ है, कमी आई है। कि बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित संपत्तियां जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये घटकर कितना हो गया है, तो 12 साल के निचले स्तर पर 2.6% आ गया है। तो एनपीए जो है घटा है, 2.6% आ गया है। वहीं 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो पीएलएफएस का जो रिपोर्ट होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके अनुसार जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी 2017-18 में 6% जहां थी, वहीं घटकर जो है 2023-24 में 3.2% हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीएलएफएस के रिपोर्ट के अनुसार जो है बेरोजगारी की संख्या में कमी आई है।
जो कि 6% से सीधा 23-24 में कितना है 3.2% है। तो कि वित्त वर्ष 2025 में कृषि, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन तो लगभग पूछता है कि वित्त वर्ष 2025 में हम देखें कृषि क्षेत्र में कितना % वृद्धि होने का अनुमान है। एक तो पूछता है कि कितना भागीदारी है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, और कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा डीप बनाना हो तो ये भी पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, सेवा क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। तो कृषि क्षेत्र में जो है 3.8% वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं जो है वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% वृद्धि होने की उम्मीद है, और सेवा क्षेत्र में जो है 7.2% वृद्धि होने की उम्मीद है। तो हमेशा सर्विस सेक्टर में ही इंडिया में जो है ज़्यादा वृद्धि होता है। तो इस तरह से जो है बढ़ते हुए क्रम में ही है कि कृषि में सबसे कम, फिर औद्योगिक क्षेत्र में, फिर सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात को कभी भी हम देखते हैं किसमें, गुड्स और सर्विस दोनों को लेते हैं, माल और सेवा दोनों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तो भारत के कुल निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो 6% वार्षिक वृद्धि के साथ जो है 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि निर्यात में वृद्धि हुआ है, लेकिन आयात हम उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो लास्टली जो व्यापार घाटा है वो है ही व्यापार घाटा बना हुआ। तो अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान जो है आयात हम कितना किए हैं, तो आयात में भी 6.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में भी वृद्धि हुई है। तो 6.9% वार्षिक वृद्धि के साथ 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इस कारण जो है निर्यात और आयात दोनों वृद्धि होने के कारण अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा कितना हो गया है, तो 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा क्या होता है, वही जितना हम निर्यात कर रहे हैं उसमें से हम माइनस करते हैं आयात को। अगर ज़्यादा आयात कर रहे हैं तो वही जो निगेटिव मतलब आ जाता है, तो व्यापार घाटा हमारा क्या है, अधिक है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा जो है व्यापार घाटा प्लस यानी सकारात्मक बैलेंस की स्थिति में होता है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत जो है वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है, और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है किसमें, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में। ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, और वैश्विक निर्यात में जो है 10.2% हिस्सा रखता है। तो ये हमको इम्पोर्टेंट लगा था। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो कि चीन पहले स्थान पर है, FDI सबसे ज़्यादा इसके पास आता है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद जो है भारत जो है चौथे स्थान पर है। पहले भी ऊपर में भी जो डेटा दिया हुआ है कि IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में IMF के द्वारा क्या कहा गया, कितना मुद्रास्फीति दर रहेगा, क्योंकि APSC मुद्रास्फीति दर रेट कभी पूछ देता है। IMF के अनुसार कितना है, RBI के अनुसार कितना है। तो IMF के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर जो इन्फ्लेशन रेट है उसका अनुमान लगाया गया है। यानी 25 से 26 में घटा करके अनुमान लगाया है। 25 में 4.4% और 26 में 4.1% मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट का अनुमान लगाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 25 के लिए जो है, मतलब वही IMF का, वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, वही एक ही बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 25 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया। यानी वैश्विक आर्थिक वृद्धि कितना होगा, तो 24 में 3.2% का, 25 में 3.3% का होगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गया। यानी कि महंगाई को ही दिखा रहा है, किसका बढ़ा है तो महंगाई को ही ना दिखाएगा। तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में भी वृद्धि देखने को मिला है, 7.5% से 8.4% हो गया है। फिर है कि भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। अगर भारत का जो 2047 तक जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो मतलब 1 या 2 दशक तक जो है स्थिर कीमत पर कितना वृद्धि उसको करना जरूरी है, तो औसतन 8% वृद्धि करना जरूरी है। भारत जो है 75% लिथियम आयन बैटरी किससे मंगाता है, चीन से मंगवाता है। 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। फिर नेक्स्ट हम लगाए हैं कि भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 2029-30 तक जो है 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, किसने, भारतीय रेलवे ने। भारत में कुल
जो है भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें से कि जो है लगभग इतना किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच नेटवर्क में शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया है वित्त वर्ष 2025 में। और एनएच हम देखिए तो सड़क यातायात का जो है लगभग, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं हमने लगाए थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। ये 4 उन्नत औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं। तो गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडिकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। तो ये चारों शहर को जो है उन्नत औद्योगिक गलियारा बनाना लक्ष्य है किसका, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का। नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता कितना गीगावाट हो जाएगी। तो 456.7 गीगावाट मतलब है कह रहा है कि नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता कितना है, 456.7 गीगावाट। वही नवीकरणीय ऊर्जा भारत की कुल स्थापित क्षमता का कितना परसेंट है। तो 47% है। और उद्योग में है कि भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन जो है सीधा 28.8। विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 2.8% है भारत का योगदान, और चाइना का सीधा जो है 28.8% है। कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि बस दिया गया है कि 6.2% की वृद्धि जो है हुई है। कि भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का जो है वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है वस्त्र और व्यापार वाले क्षेत्र में 4% है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी 4% का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें भी वस्त्र वाले में भी 4% का योगदान करता है वैश्विक एक तरह से व्यापार में। फिर लास्ट का सबसे पॉइंट किए हैं कि 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल औद्योगिक जीएसबीए होता है, एक जीडीपी का ही जो एक रूप होता है, स्टेट वाला जीडीपी को जीएसबीए जो कहते हैं। तो 4 राज्य जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु कुल औद्योगिक जीएसबीए का लगभग 43% हिस्सा रखते हैं, यानी 50% के आसपास तो यही 4 राज्य जो है योगदान दे देते हैं जीडीपी में। तो ये चारों राज्य का नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% था। तो सर्विस सेक्टर में उसमें कंप्यूटर में तो इसका हमेशा रहता ही है। तो भारत के सेवा निर्यात में उसमें कंप्यूटर सेवा और व्यावसायिक सेवा का निर्यात कितना देखने को मिला, तो लगभग 70%। सरकार ने वित्त वर्ष 29 तक जो है सभी 4 लेन यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। तो सरकार जो है वित्त वर्ष 2029 की बात ही कर रहा होगा कि सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड जो कॉरिडोर है वहां पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। तो भारत सरकार जो है कब तक जो है ये जहाज निर्माण के क्षेत्र में मतलब कि एक तरह से शीर्ष 5 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में लाने के लिए प्रयासरत है। तो ये 2047 तक का लक्ष्य रखी है कि 2047 तक जो है हम शीर्ष 5 में आ जाएंगे। उसी के लिए 2 यहाँ पर योजना लॉन्च किया गया है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% दर्ज की गई है। मतलब कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की जो है बात कर रहा होगा कि वित्त वर्ष 2017 से 23 के बीच में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी दर्ज की गई है। तो 5% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें कृषि और खाद्य प्रबंधन में। और एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में जो है भारत जो है विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% का योगदान, यानी कि यहाँ पर अच्छा स्थिति देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह 4%, ये 7%, लेकिन वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में जो है 11.6% का जो है इसका योगदान है। वहीं कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है कृषि और संबंध क्षेत्रों में। तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं किसमें, कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों में।
नेक्स्ट है कि सीमांत और जो छोटे पैमाने के जो किसान होते हैं, सीमांत और छोटे पैमाने के किसान भारत की कृषि जोत का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये किसान आमतौर पर, ये देखो बीपीएससी पूछा था, डायरेक्ट सीमांत किसान का डेफिनेशन डाल दिया था कि किसे कहते हैं। तो आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंडों पर ये खेती करते हैं। तो सीमांत और छोटे किसान होते कौन है? तो जो आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंडों पर खेती करते हैं उन्हें सीमांत और जो है छोटे किसान कहते हैं। और ये कितना प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भारत के कृषि जोत का 85% ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर लास्ट वाला है कि सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति, जो एपीएमसी जो मंडी होता है, उसको 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ई नाम योजना तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ प्रोविजन होगा तो इसी में बता रहा है कि हार्डवेयर और एपीएमसी मंडी के लिए जो है 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जलवायु और पर्यावरण अनुकूलन में क्या है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय, विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जो है जल जगार अभियान शुरू किया। तो जल जगार अभियान किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और उसमें भी जो है एक चूंकि किसी विशेष समुदाय के द्वारा शुरू किया गया है और महिलाओं को भी शामिल किया गया है, तो बस इसलिए थोड़ा दिख लिया। फिर कि भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या है? तो कोयला में कितना है उसका? कोयला का जो स्थापित उत्पादन क्षमता है भारत का, तो 46.20%, सौर ऊर्जा में 20.60%, पवन ऊर्जा में 10.50, हाइड्रोजन से जो उत्पन्न हाइड्रो रिलेटेड जो ऊर्जा होती है पानी से भी, तो 10.30%, गैस में 5.40%। तो बस एक माइंड में रखना कि कोयला से सबसे ज्यादा, फिर सौर ऊर्जा से, फिर तीसरा पवन ऊर्जा, फिर हाइड्रो ऊर्जा और लास्ट में है गैस ऊर्जा। कि मिशन लाइफ क्या है? तो मिशन लाइफ का जो लक्ष्य है 2022 से लेकर 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है। विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। तो मिशन लाइफ का लक्ष्य 2028 तक भारत के 80% गाँवों को जो है, गाँव और शहरी दोनों क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। फिर सामाजिक क्षेत्र में क्या है? तो इसमें शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं स्वास्थ्य पर भी व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 6.1 लाख करोड़ रुपए जो है, यानी शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय को जो है बढ़ाया गया है। फिर लास्ट वाला पॉइंट डायरेक्ट हम किए थे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। यह जो पोर्टल है 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में मदद करता है। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है, 4 धाम यात्रा से संबंधित है। रोजगार वाला कि भारत की 26% आबादी किस आयु वर्ग के हैं? तो 10 से 24 आयु वर्ग के हैं और औसत आयु इनकी कितनी है? 28 वर्ष लगभग है। वहीं कि भारत की लगभग 68% जनसंख्या, ये ज्यादा ध्यान रखना कि भारत की लगभग 68% जनसंख्या जो है 15 से 64 आयु वर्ग की है। 68% जनसंख्या। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। वहीं कार्य बल में हम देखिए स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात जो है बढ़ करके 2023-24 में 58.4% हो गया, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो सरकार में जो कृषि का हिस्सा है वो बढ़ करके 2023-24 में 46.1% हो गया है, जिसमें महिलाएं 64.4% है, यानी कृषि में महिलाएं की भागीदारी जो है उसमें वृद्धि हो रही है। भारत में जो है लास्ट वाला पॉइंट बस लगाए थे कि भारत में प्रवासी आबादी कितना है? तो 32 मिलियन है। भारत में प्रवासी आबादी 32 मिलियन है। फिर एआई वाला में बस एक ही पॉइंट लगाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, उसका अनुमान है कि एआई के कारण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। यानी 75 मिलियन नौकरियां जो है ये चली जाएगी एआई उसको अपना लेगा। तो बस देख लिए थे क्या ILO का कहना है कि AI के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है।